जरा सोचिए, जूते के फीते बांधने के लिए जब कोई इंसान पूरी तरह से आगे की ओर झुकता है तो उसकी शरीर के अंदर असल में क्या होता है? मतलब मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जोड़ मुड़ते हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि उस एक मूवमेंट में हमारी जो स्पाइनल कैनाल है वो लगभग 9 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपना सिर नीचे की तरफ झुकाते हैं तो आपका ब्रेन स्टेम 1 सेंटीमीटर से ज्यादा खिंच जाता है। ये वो शारीरिक वास्तविकता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाजी कर देते हैं। हाँ, हम नर्वस सिस्टम को एक बहुत ही स्थिर या रुकी हुई चीज मानकर चलते हैं, जबकि असल में ये हर पल खिंच रहा है, मुड़ रहा है। सही कहा। और हर मूवमेंट के साथ वो खुद को एडजस्ट भी कर रहा है। तो आज की इस विशेष चर्चा में हम इसी डायनामिक और हमेशा बदलते रहने वाले नर्वस सिस्टम की गहराइयों में उतर रहे हैं। आज का हमारा विषय डेविड एस बटलर की क्रांतिकारी किताब द सेंसिटिव नर्वस सिस्टम पर आधारित है, जिसने फिजियोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी की पूरी दिशा ही बदल दी। जी, और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही समझना है कि कैसे मेडिकल साइंस अब पुरानी सोच से आगे बढ़ चुका है। सालों तक लोग सिर्फ बायोमैकेनिक्स पर अटके रहे। मतलब वही की दर्द है तो कोई हड्डी खिसक गई होगी या मांसपेशी फट गई होगी, राइट? बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ हम एक बिल्कुल नए न्यूरोबायोलॉजिकल और बायोसाइकोसोशल दृष्टिकोण को समझने वाले हैं। हमारा नर्वस सिस्टम महज बाहर से जानकारी लेकर दिमाग तक पहुंचाने वाला कोई निष्क्रिय तार नहीं है। वो दर्द के अनुभव को खुद बनाने वाला एक जीता जागता अंग है। एकदम सही। और इस पूरी चर्चा का आधार ही यही है कि हमें नर्वस सिस्टम को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। पारंपरिक सोच इसे एक हार्डवेयर की तरह देखती थी, जैसे कंप्यूटर के फिक्स्ड तार होते हैं। लेकिन इस किताब में जिस चीज पर जोर दिया गया है वो है इसका वेटवेयर। वेटवेयर, ये टर्म तो आमतौर पर मैंने साइंस फिक्शन फिल्मों में ही सुना है। हम यहाँ शरीर के संदर्भ में वेटवेयर किसे कह रहे हैं? देखिए, वेटवेयर का मतलब है नर्वस सिस्टम के अंदर और उसके आसपास चल रही पूरी न्यूरोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। नसें सिर्फ बिजली के सिग्नल पास नहीं करती, उनके अंदर एक तरल पदार्थ लगातार बहता रहता है, जिसे एक्सोप्लाज्मिक फ्लो कहते हैं। अच्छा, मतलब नसों के अंदर भी कोई फ्लूइड है? हाँ बिल्कुल। ये रसायनों, न्यूरोट्रांसमीटर्स और पोषक तत्वों का एक लगातार बहने वाला दरिया है। ये पूरा सिस्टम एक निरंतर चलने वाला, गतिशील और अत्यधिक प्लास्टिक अंग है। प्लास्टिक मतलब खुद को ढालने में सक्षम, है ना? हाँ बिल्कुल वही। तो अगर इसे विजुलाइज करना हो तो हम इसे घरों की उन फिक्स्ड वायरिंग की तरह नहीं सोच सकते जो दीवारों में दबी रहती हैं। मैं इसे ऐसे सोच रहा हूँ कि ये एक बेहद लचीले बंजी कॉर्ड की तरह है। बंजी कॉर्ड, वो कैसे? जैसे एक बंजी कॉर्ड सिर के अंदर मौजूद दिमाग से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी से होता हुआ सीधे पैरों के अंगूठे तक जाता है। तो अगर उस बंजी कॉर्ड को निचले छोर से खींचा जाए तो उसका तनाव सीधे ऊपरी छोर तक महसूस होगा। पूरा सिस्टम एक साथ जुड़ा है। अरे वाह, ये बंजी कॉर्ड वाली एनालॉजी तो बिल्कुल सटीक काम करती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम रासायनिक, विद्युत और यांत्रिक तीनों रूपों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। एक निरंतर तार की तरह। जी, और चूंकि ये एक निरंतर चलने वाली केबल है, तो जब कहीं चोट लगती है या दर्द होता है तो अंदर जो मैकेनिज्म काम कर रहा होता है वो हमारी आम समझ से बहुत अलग होता है। तो यहीं पर वो टिश्यू पेन मिसमैच का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? मतलब ये जरूरी नहीं है कि शरीर में जितनी गहरी चोट हो दर्द भी उतना ही ज्यादा हो। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि शरीर में कोई नई चोट होती ही नहीं है, लेकिन इंसान भयंकर दर्द से तड़प रहा होता है। ये तो बड़ा अजीब है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब किसी परिधीय तंत्रिका, जिसे पेरिफेरल नर्व कहते हैं, उसमें कोई इंजरी होती है या उस पर दबाव पड़ता है तो नसों के अंदर कुछ खास बिंदु बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, इन्हें AIGS कहा जाता है, मतलब एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेटिंग साइट्स। ये AIGS असल में है क्या? मतलब क्या ये नसों पर कोई गांठ जैसी बन जाती हैं? गांठ नहीं, इसे आप आयन चैनलों का एक असामान्य जमावड़ा कह सकते हैं। सामान्य नस में ये जो आयन चैनल होते हैं वो एक समान दूरी पर फैले होते हैं, लेकिन जब नस को खतरा महसूस होता है या वो डैमेज होती है तो उस जगह पर बहुत सारे अतिरिक्त आयन चैनल पैदा हो जाते हैं। ये है कि ये नए चैनल्स
सिर्फ असली खतरे वाले सिग्नलों पर ही प्रतिक्रिया नहीं देते, ये तापमान में हल्के बदलाव, मामूली दबाव या यहाँ तक कि एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन के प्रति भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और बिना बात के खतरे का सिग्नल दिमाग को भेजने लगते हैं। बिल्कुल सही। एक सेकंड रुकिए, ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। एड्रेनालाइन तो हमारे खून में तब दौड़ता है जब हम मानसिक रूप से तनाव में होते हैं, है ना? हाँ, स्ट्रेस के वक्त। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में किसी बड़ी डेडलाइन की वजह से भयंकर स्ट्रेस में है, तो सिर्फ उस मानसिक तनाव और उसके कारण निकलने वाले एड्रेनालाइन के उस AIGS से टकराने की वजह से उसे अपने हाथ या पीठ में वास्तविक शारीरिक दर्द हो सकता है, बिना किसी चोट के? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और यही बायोसाइकोसोशियल मॉडल का असली प्रमाण है। सच में? सिर्फ स्ट्रेस से इतना तेज दर्द? हाँ, क्योंकि जब स्ट्रेस हार्मोन खून में तैरते हुए उस संवेदनशील नस के पास पहुंचते हैं, तो वे उन अतिरिक्त आयन चैनल्स के साथ एक लॉक एंड की मतलब ताला चाबी की तरह जुड़ जाते हैं और नस को फायर कर देते हैं। दर्द दिमाग का कोई वहम नहीं है यहाँ। तनाव के रसायन सच में शारीरिक रूप से उन नसों को ट्रिगर कर रहे हैं। ये तो डराने वाली बात है। ऐसा लगता है कि हमारा नर्वस सिस्टम खुद ही अपने खिलाफ काम कर रहा है। और ये और भी जटिल तब हो जाता है जब न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे जो सी फाइबर्स होते हैं, जो दर्द के सिग्नल ले जाने वाले पतले रेशे होते हैं, जी, वो सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है। वे केवल दिमाग को सिग्नल नहीं भेजते, बल्कि वे वापस ऊतकों या टिश्यूज में कुछ रसायन भी छोड़ते हैं, जैसे सब्सटेंस P और CGRP। तो ये रसायन वहां जाके करते क्या हैं? सूजन पैदा करते हैं। हाँ, ये आसपास की रक्तवाहिकाओं यानी कैपिलरीज को फैला देते हैं और उन्हें लीक करने पर मजबूर कर देते हैं। इससे वहां तरल पदार्थ जमा होने लगता है और इम्यून कोशिकाएं वहां आ जाती हैं। ये एक प्रकार की स्टेराइल इन्फ्लेमेशन है। स्टेराइल इन्फ्लेमेशन मतलब वहां कोई बैक्टीरिया या बाहरी संक्रमण नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी एक भयंकर सूजन आ जाती है। इस पूरे रसायनों के मिश्रण को किताब में एक इन्फ्लेमेटरी सूप कहा गया है। बाप रे, इन्फ्लेमेटरी सूप। ये सूप तो नसों को उस स्थिति में पहुंचा देता होगा जहां वे हर छोटी बात पे भड़क जाएं। मतलब जो हलचल कल तक सामान्य थी, वो इस सूप में भीगने के बाद दर्दनाक बन जाती होगी। एकदम सही। नसों के फायर होने की जो सीमा है या थ्रेशोल्ड, वो इतनी गिर जाती है कि एक हल्का सा स्पर्श भी तेज दर्द की तरह महसूस होता है। समझ गया। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने परिधीय तंत्रिका की बात की, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये ओवर सेंसिटिव सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग तक पहुंचता है। अच्छा, यहीं पर सेंट्रल सेंसिटाइजेशन यानी केंद्रीय संवेदनशीलता की एंट्री होती है ना? जी हाँ। तो इसे समझने के लिए हमें उस मैग्नीफायर वाले हिस्से पर आना होगा जिसके बारे में किताब में बात की गई है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डॉर्सल हॉर्न नाम का जो हिस्सा है, वो इन सिग्नलों को रिसीव करता है। अगर वो इन्फ्लेमेटरी सूप लगातार सिग्नलों की बमबारी कर रहा है, तो क्या डॉर्सल हॉर्न उन सिग्नलों को बढ़ा चढ़ाकर आगे भेजता है? बिल्कुल, वो एक मैग्नीफायर या एम्पलीफायर बन जाता है। डॉर्सल हॉर्न में न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन इतने मजबूत हो जाते हैं कि नीचे से आने वाला एक छोटा सा सिग्नल ऊपर जाते जाते एक विशाल खतरे के सायरन में बदल जाता है। ये तो वही बात हुई कि किसी कार का ओवर सेंसिटिव अलार्म सिस्टम खराब हो गया है। कैसे भला? मतलब अगर कोई चोर कार का शीशा तोड़े तो अलार्म बजना जरूरी है, लेकिन यहाँ स्थिति ये हो गई है कि कार की छत पर एक पत्ता भी गिर रहा है तो अलार्म पूरी ताकत से बजने लग रहा है। डॉर्सल हॉर्न उस पत्ते के गिरने को भी शीशा टूटने जैसा बनाकर दिमाग को बता रहा है। वाह, ये कार अलार्म वाला एनालॉजी बहुत काम का है। और जब ये बढ़ा चढ़ाकर भेजा गया सिग्नल दिमाग में पहुंचता है, तो दिमाग के अंदर एक नई समस्या जन्म लेती है। वो क्या है? उसे कॉर्टिकल स्मजिंग कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण, राइट? हाँ, हमारे दिमाग के सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में शरीर के हर हिस्से का एक स्पष्ट नक्शा बना होता है कि ये हाथ है, ये पैर है, ये पीठ है। अच्छा। लेकिन जब किसी हिस्से से लगातार दर्द के सिग्नल आते हैं और इंसान उस दर्द से बचने के लिए उस हिस्से को हिलाना डुलाना बंद कर देता है, तो वो नक्शा अपनी स्पष्टता खोने लगता है। दिमाग के वे न्यूरॉन्स जो उस हिस्से को दर्शाते थे, वे आसपास के न्यूरॉन्स के साथ घुलने मिलने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कार के जीपीएस पर नक्शा अचानक से पिक्सेलेट या धुंधला हो जाए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। मतलब आपको स्क्रीन पर ये तो दिख रहा है कि आगे कहीं बहुत बड़ा जाम है या सड़क टूटी हुई है, लेकिन नक्शा इतना स्मज्ड यानी धुंधला हो चुका है कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि खराबी असल में किस सटीक गली या सड़क पर है। बहुत उम्दा उदाहरण है।
और इसी स्मजिंग की वजह से मरीज अक्सर कहते हैं कि दर्द पीठ में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये पूरे पैर और कूल्हे में फैल गया है। उन्हें दर्द की सटीक जगह का पता ही नहीं चलता। ओहो, तो दर्द फैलने का ये कारण है। हाँ, और इसके साथ ही उनका मोटर कंट्रोल यानी मांसपेशियों पर नियंत्रण भी बिगड़ जाता है, क्योंकि दिमाग के पास शरीर को कमान देने के लिए एक साफ नक्शा ही नहीं बचा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर वे विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक तत्व, जिन्हें येलो फ्लैग्स कहा जाता है, वो आग में घी डालने का काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। डर, गलत धारणाएं और पर्यावरण का तनाव नर्वस सिस्टम की इस न्यूरोबायोलॉजिकल स्थिति को सीधे तौर पर कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर मैं डरा हुआ हूँ कि मेरी कमर में कुछ भयंकर टूट गया है, तो वो डर आपके दिमाग में खतरे का लेवल हाई कर देगा। अगर किसी के मन में ये डर बैठ गया है कि अगर मैंने अपनी कमर मोड़ी तो मेरी डिस्क हमेशा के लिए बाहर आ जाएगी, तो ये विचार ही खतरनाक है। और जैसा हमने एड्रेनालिन वाले हिस्से में बात की थी, ये डर का रसायन शारीरिक रूप से दर्द को और बढ़ा देगा। तो अब एक बहुत ही बड़ा क्लिनिकल सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर इंसान का दिमाग हर छोटे दर्द को बड़ा चढ़ाकर बता रहा है, जीपीएस का नक्शा पूरी तरह धुंधला हो चुका है और तनाव के रसायन नसों में आग लगा रहे हैं, तो एक थेरेपिस्ट को कैसे पता चलता है कि असली समस्या आखिर है कहाँ? वो एक जासूस की तरह इस उलझे हुए केस को कैसे सुलझाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए कोई एक बंधी बंधाई रेसिपी नहीं है। हर क्लिनिकल असेसमेंट को एक फॉल्सिफाइबल हाइपोथेसिस के रूप में देखना होता है। फॉल्सिफाइबल हाइपोथेसिस मतलब थेरेपिस्ट एक थ्योरी बनाता है और फिर ऐसे टेस्ट करता है जो उस थ्योरी को गलत साबित कर सके। अगर वो गलत साबित नहीं होती तो मतलब वे सही दिशा में है, यही ना? बिल्कुल। और नर्वस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कई न्यूरोडायनामिक परीक्षण किए जाते हैं, जैसे स्ट्रेट लेग रेज, स्लम्प टेस्ट और अपर लिम्ब न्यूरोडायनामिक टेस्ट्स। लेकिन इन सब में जो क्लिनिकल जासूसी का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन ये कैसे काम करता है? इसका मूल सिद्धांत ये है कि आप उस जगह से दूर के किसी हिस्से को हिलाकर देखते हैं जहां दर्द है। दर्द से दूर के हिस्से को? हाँ, मान लीजिए किसी को पैर में तेज दर्द है और थेरेपिस्ट उसे कुर्सी पर आगे झुकाकर बैठाता है, जिसे स्लम्प टेस्ट कहते हैं। अब थेरेपिस्ट मरीज से कहता है कि वो अपनी गर्दन को पीछे की ओर खींचे और सीधा करे। पैर के दर्द को चेक करने के लिए गर्दन को पीछे खींचना? जो लोग इसे पहली बार सुनेंगे उन्हें ये बिल्कुल बेतुका लगेगा। ये बेतुका लग सकता है, लेकिन अगर हम अपने पहले वाले निरंतर बंजी कॉर्ड के सिद्धांत पर वापस जाएं, तो ये एकदम लॉजिकल है। अच्छा, क्योंकि वो सब जुड़ा हुआ है। जी। जब मरीज अपनी गर्दन पीछे करता है तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी हिस्से से खिंचाव कम हो जाता है। अगर इस तनाव के कम होने से पैर के दर्द में तुरंत कोई कमी आती है या बदलाव महसूस होता है, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि समस्या सिर्फ पैर की किसी मांसपेशी में नहीं है। अरे वाह, मतलब ये पूरा नर्वस सिस्टम है जो ओवर सेंसिटिव हो चुका है और ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शानदार आहा मोमेंट है। मतलब बंजी कॉर्ड को ऊपर से ढीला किया तो नीचे दर्द कम हो गया। तो अब जब इस बात की पुष्टि हो गई है कि नर्वस सिस्टम अत्यधिक संवेदनशील है, तो इसका इलाज कैसे किया जाए? एक सूजी हुई और भड़की हुई नस को हम कैसे ठीक करते हैं? यहीं पर न्यूरोडायनामिक्स के व्यावहारिक टूल्स काम आते हैं, जिन्हें स्लाइडर्स और टेंशनर्स कहते हैं। सबसे बड़ी गलती जो पहले की जाती थी वो थी नसों को जबरदस्ती खींचना, स्ट्रेच करना। हाँ, लेकिन स्लाइडर्स तकनीक में नस को दोहने या मिल्किंग करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये तो कुछ दांतों के बीच फ्लॉस करने जैसा है ना? फ्लॉस करने जैसा? कैसे? जब हम फ्लॉस करते हैं तो धागे को दोनों तरफ से पकड़कर रबर बैंड की तरह खींचने की कोशिश नहीं करते, वरना वो मसूड़ों को काट देगा। हम बस उसे आसपास के ऊतकों के बीच से धीरे धीरे आगे पीछे सरकाते हैं। वाह, ये बहुत ही सटीक तस्वीर है। स्लाइडर्स में हम नस को एक छोर से खींचते हैं और ठीक उसी समय दूसरे छोर को ढीला छोड़ देते हैं। अच्छा, तो नस स्ट्रेच नहीं होती, बस खिसकती है। जी, इस फ्लॉसिंग से नस अपने आसपास के ऊतकों के बीच सरकती है। इससे होता यह है कि नस के अंदर जो तरल पदार्थ जाम हो गया था वो पंप होने लगता है। इन्फ्लेमेटरी सूप वहां से हटने लगता है और नस को वापस ऑक्सीजन मिलने लगती है। ये गंभीर और अत्यधिक संवेदनशील मामलों में बहुत असरदार है। कमाल है। और फिर टेंशनर्स का इस्तेमाल कब होता है? नस अब उतनी सेंसिटिव ना रही हो, इससे नसों का खोया हुआ लचीलापन वापस आता है। समझ गया।
लेकिन किताब में मैंने पढ़ा कि शारीरिक तकनीकों के अलावा भी कुछ ऐसा है जो इस पूरे मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है। वो पेसिंग का सिद्धांत है, राइट? हाँ, पेसिंग। और ये भी दर्द को लेकर हमारी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह तोड़ता है। आमतौर पर लोग तब तक काम करते हैं जब तक उन्हें दर्द नहीं होने लगता, जो कि बहुत लॉजिकल लगता है कि दर्द हुआ तो रुक जाओ। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप दर्द शुरू होने का इंतजार करेंगे तो आपका ओवर सेंसिटिव अलार्म सिस्टम आपको बहुत जल्दी रोक देगा। पेसिंग का मतलब है गतिविधियों को दर्द के आधार पर नहीं, बल्कि समय या मात्रा के आधार पर तय करना। मतलब अगर मुझे पता है कि 10 मिनट चलने के बाद दर्द शुरू होता है, तो मैं अलार्म बजने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं 8 मिनट चलूंगा और रुक जाऊंगा। देखो, मैंने मूवमेंट भी किया और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। आप दिमाग के खतरे के एहसास को कम कर रहे हैं। ये तो दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलने जैसा है। बिल्कुल। और ये खतरे का एहसास कम करना हमें इस चर्चा के सबसे क्रांतिकारी हिस्से तक ले जाता है, जिसे न्यूरोसाइंस एजुकेशन कहते हैं। जिसे इस मॉडल में मॉलिक्यूल से बातचीत करना कहा गया है। अणुओं से बातचीत करना या मॉलिक्यूल से बातचीत करना। ये सुनने में तो किसी दार्शनिक विचार जैसा लगता है, लेकिन ये असल में एक बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। हाँ, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। जब एक थेरेपिस्ट मरीज को विस्तार से समझाता है कि उसके शरीर में क्या हो रहा है, कि उसका दर्द किसी भयंकर टूट-फूट का नतीजा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ओवर सेंसिटिव अलार्म सिस्टम का काम है, तो मरीज के मन से वो गहरा डर निकल जाता है। और जैसे ही वो डर निकलता है, दिमाग खतरे के सायरन को बंद कर देता है। सही कहा। और जब सायरन बंद होता है, तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव के रसायनों का उत्पादन गिर जाता है, जिसका सीधा असर उस इन्फ्लेमेटरी सूप पर पड़ता होगा। रसायन कम होंगे तो सूजन कम होगी और एपीजीएस का फड़कना बंद हो जाएगा। मतलब केवल जानकारी देकर आप वास्तव में शरीर की न्यूरोकेमिस्ट्री को बदल रहे हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस एजुकेशन और स्लाइडिंग तकनीकों का उपयोग करके डबल क्रश सिंड्रोम जैसी जटिल समस्याओं को बिना सर्जरी के मैनेज किया जा रहा है। हाँ, ये डबल क्रश सिंड्रोम का मैकेनिज्म सच में चौंकाने वाला है। ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की गर्दन में जैसे C6 या C7 लेवल पर नस में एक बहुत ही मामूली सी जलन या दबाव है। जी। वहां उसे कोई खास दर्द नहीं है, लेकिन उस मामूली दबाव की वजह से नस के अंदर जो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो था, जो पोषक तत्वों की नदी बह रही थी, वो धीमी हो गई है। और उसका परिणाम क्या होता है पता है? उस नस का जो अंतिम सिरा कलाई में है, जिसे कार्पल टनल कहते हैं, वहां तक पर्याप्त पोषण नहीं पहुंचता, जिसके कारण वह सिरा इतना कमजोर और भूखा हो जाता है कि कीबोर्ड पर टाइप करने जैसे छोटे से काम से भी वहां भयंकर दर्द और इंजरी हो जाती है। अब अगर कोई डॉक्टर सिर्फ उस कलाई को देखेगा तो वो कभी असली कारण तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि समस्या का जन्म तो गर्दन से हुआ था। बिल्कुल। यही कारण है कि हमें हमेशा पूरे कंटेनर का इलाज करना पड़ता है। आप सिर्फ कलाई को ठीक करके डबल क्रश सिंड्रोम को नहीं हरा सकते, जब तक आप उस निरंतर बंजी कॉर्ड को ऊपर गर्दन से रिलीज नहीं करते। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को एक जगह समेटें, तो ये साफ है कि आधुनिक थेरेपी में असली महारत केवल हाथों से जोड़ों को चटकाने या मांसपेशियों को खींचने में नहीं है। असली कौशल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इस अपार शक्ति को पहचानने और उसके भ्रम के जाल को काटने में है। एकदम सही। हाथों की बेहतरीन तकनीकों यानी न्यूरोडायनामिक्स और दर्द के विज्ञान की सही शिक्षा के संयोजन से किसी भी व्यक्ति को दर्द के उस अंधेरे दुष्चक्र से बाहर निकाला जा सकता है। सांश ये है कि थेरेपिस्ट को शरीर के मैकेनिक की भूमिका से आगे बढ़कर नर्वस सिस्टम का एक मार्गदर्शक बनना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि दर्द का अनुभव सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि पूरे शरीर और मन के नेटवर्क से होके आता है। ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इस पूरे विषय को एक बिल्कुल नए धरातल पर ले जाता है। वो क्या है? देखिए, किताब में न्यूरोसाइंस एजुकेशन या ज्ञान देने को मॉलिक्यूल से बातचीत करना कहा गया है। अगर सिर्फ ये समझ लेना कि हमारा दर्द काम कैसे करता है, हमारे अंदर के स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकता है, इन्फ्लेमेटरी सूप को सुखा सकता है और नसों की सूजन को शारीरिक रूप से घटा सकता है, हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की चिकित्सा में शिक्षा और ज्ञान को ही अपने आप में एक शक्तिशाली दवा यानी एक फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के रूप में प्रिस्क्राइब किया जाए? अगर सही जानकारी हमारे शरीर के रसायनों को बदल सकती है, तो शायद सबसे असरदार दर्द निवारक गोली कोई केमिकल नहीं बल्कि खुद ज्ञान ही है। इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।